ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 43। अंदाज़ा होता है कि मैडम सफूरा हमारी देखभाल में गहरी दिलचस्पी ले रही है। मैडम सफूरा डॉक्टर के जाने के बाद हम दोनों एक बार फिर ग्रासी लान में आकर बैठ गए और बातें करने लगे। जाती सर्दियों की नरम धूप बहुत भली लग रही थी। एक खूबरू मुलाजमा हमारे सामने छोटी तपाई पर माल्टे और सुर्ख अनार का जूस रखती। मैंने इमरान से पूछा कि ये सारा क्या गोरख धंधा है और वो मैडम सफूरा जैसी दबंग और किस तरह आराम करने में कामयाब हुए हो। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, ज़रूरत इजाद की माँ है। मैंने मैडम को कायल किया कि उसे हमारी ज़रूरत है और जब वो मान गई तो उसने हमारे लिए अपने दिल में नरम रवैया इजाद कर लिया। हम इसकी क्या ज़रूरत पूरी कर सकते हैं? वही जो इस वक्त उसके दिल का रोग बनी है। वो नवाद का कारोबार करती है और इस हवाले से हर तरह के नवादर में उसकी बेहद दिलचस्पी है। कोई अच्छा पीस ऑफ आर्ट देखकर उसकी वही हालत हो जाती है जो 5 रोज़ के भूखे की गर्मा गर्म रोटी और चिकन कढ़ाई देखकर हो सकती है। अब यह चिकन कढ़ाई इससे दूर है और इसकी भूख रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। वो है क्या चीज़ जिसके लिए इतने लोग दीवाने बने हुए हैं? बुद्धा का 1-2 फुट ऊंचा मुजस्मा ये फाके की हालत में है। उसे फास्टिंग बुद्धा कहा जाता है कि तख्लीक में बेपनाह फनकारी की ज़रूरत होती है। फाका ज़्यादा बुद्धा के पिंजर और इसके रंग पट्टों और तनशील आंखों को नुमायां करना एक नहायत मुश्किल काम होता है। इस तरह के जितने भी मुजस्मे मुख्तलिफ जगहों से बरामद हुए हैं और हो रहे हैं, इनमें अमूमन कोई न कोई खामी होती है। सदियों का सफ़र तय करके जो शय हम तक पहुँचती है, इसमें कुछ न कुछ टूट फूट ज़रूर होती है। हमें कहीं उंगलियाँ नहीं होती, कहीं नाक नहीं होती और कहीं सारा अलहदा और धड़ अलहदा पाया जाता है। ऐसे मुजस्मों और छोटी मूर्तियों को माहिरीन बाद में जोड़कर मुकम्मल करते हैं। बहुत कम पीस ऑफ आर्ट ऐसे होते हैं जो शानदार होने के अलावा मुकम्मल भी होते हैं। बुद्धा का ये मुजस्मा इनमें से एक है। यही वजह है कि मैडम उसे हासिल करने के लिए दीवानी हो रही है और मैडम के अलावा भी कुछ लोगों की यही कैफियत है। वो इसका क्या करेगी? इसका अपना एक प्राइवेट म्यूज़ियम भी है। हो सकता है वो उसके लिए ख़रीदना चाहती हो या फिर इसका ख्याल हो कि वो अपने ज़राए से इससे ज़्यादा महंगे दामों फरोख्त कर सकती है। आजकल जापान और थाईलैंड वगैरह में ये काम जोरों पर है। तो क्या तुमने इससे कहा है कि तुम वो मुजस्मा उसे ला कर दोगे? हाँ, कुछ ऐसी हमाकत की है मैंने। वो मुस्कुराया। इस हमाकत का नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हम इसकी डिमांड पूरी करेंगे और वो खुशी से नहाल होकर हम तीनों की नहीं हम में से किसी एक की ज़रूरत में आ जाएगी। वो फिर पटड़ी से उतरने लगा। यानी तुम वो पीस ऑफ आर्ट हासिल करोगे, लेकिन कैसे? ये काम इतना आसान तो नहीं। तो फिर लोग खुद क्यों न कर सकते? ये लोग इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ये मौत के कुएं में मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ना ही 50-60 फुट की बुलंदी पर बगैर जाल के हवा में करतब दिखा सकते हैं और ना पिस्तौल के चैम्बर में 3 गोलियां रखकर खुद पर फायर कर सकते हैं। वो अजीब अंदाज में बोला। उसके अंदर की बेपनाह तवानाई उसकी मुस्कुराती आंखों में झलक रही थी और मासूम चेहरे पर लहरें मार रही थी। मुझे लगता है कि हम इस मामले को खतरनाक से खतरनाक बनाते चले जा रहे हैं। हम जो भी कहें लेकिन हकीकत ये है कि इससे पहले एक बंदे की जान हमारी वजह से जा चुकी है। अब ये ना हो कि कोई और जान चली जाए। मैंने कहा है ना, जो देशा सबसे आखिर जेल में आता है और या आना चाहिए वो सबसे पहले तुम्हारे जेल में आता है। मगर करोगे क्या? बस देखते जाओ। जो काम इनको पार नजर आ रहा है वो हम चुटकी बजाते हुए करेंगे। इस तरह उसने बाकायदा चुटकी बजाने की कोशिश की, मगर हाथ जख्मी था इसलिए वो कराह कर रह गया। इस दौरान में मैडम सफूरा फिर आ गई। इस मरतबा वो अकेली थी। पैंट शर्ट और ऊंची एड़ी वाली जूती के साथ वो खास स्मार्ट अंदाज में चलती आई।
तक एक क्रेडिट कार्ड भी तुम्हें मिल जाएगा। इसकी क्या ज़रूरत है मैडम, जब ज़रूरत पड़ेगी आपसे खुद मांग लूँगा। नहीं, ये रखो, इससे मुझे तसल्ली रहेगी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो कहते कहते खामोश हो। जी फरमाएं, आप रुक क्यों गई? मैं तो चाहती हूँ कि छोड़ो ये सर्कस वगैरह, जो वहाँ कमाते हो इससे 4-5 गुना कहीं से भी कमा सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया मैडम कि सर्कस मेरा रोज़गार नहीं बल्कि शौक़ है, और मेरे लिए उसे फ़िलहाल छोड़ना मुमकिन नहीं। हाँ, आपके हुक्म के मुताबिक 10-15 रोज़ की छुट्टी ले लेता हूँ, ठीक है? इस बारे में मज़ीद सोच विचार कर लो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हर तरह की ऑफ़र मौजूद है। हमारे पास कुछ देर मज़ीद बैठने के बाद वो अपनायत का इज़हार करने के बाद मैडम सफूरा वापस चली गई। ये मुलाकात मुकम्मल राजदारी से हुई थी और बातचीत के दौरान में हमारे इर्द गिर्द कोई मुलाजम या गार्ड वगैरह मौजूद नहीं था। इससे अंदाज़ा होता था कि बड़े मुख्तसर वक्त में मैडम सफूरा इमरान को अपने बाकी तनख्वाहदारों पर फोकियत देने लगी थी। इकबाल ने कहा, यार हीरो, मैडम की ये मोहब्बत हमें कहीं ले न डूबे। मुझे लगता है कि यहाँ सिराज और शेरे जैसे बहुत से रकीब पैदा होने वाले हैं। जो पैदा होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये नेचर का असूल है। नेचर के और भी बहुत से असूल हैं। मैंने से छोकर कहा, आग से खेलेंगे तो वो हमें ज़रूर जलाएगी, और तुम आग से खेल रहे हो। ना सिर्फ खेल रहे हो बल्कि आगे बढ़ते जा रहे हो। मैं इस मामले में मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अगर तुम मुझे माफ़ी दे दो तो बेहतर है। अरे तुम तो संजीदा हो गए, बिल्कुल इस बैट्समैन की तरह लगते हो जो टॉपरेशन में उल्टी सीधी हिट लगाकर आउट हो जाता है। पता है, अपने आखिरी मैच में हमारे इमामुल हक ने भी खुदा के लिए इमरान, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैंने तड़क कर कहा, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इमरान ने एकदम मेरा बाजू दबाकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और याद दिलाया कि यहाँ कैमरे और माइक्रोफोन वगैरह मौजूद होता है। मैं उठा और बनाया हुआ बाहर लाइन में आ गया। गुफ्तगू के ये ऐलान भी मुनासिब था। इमरान भी मेरे पीछे पीछे आया। हम जर्द गुलाब की क्यारियों के पास बैठ गए। मैंने इमरान से दो टोक लहजे में कहा कि जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करने जा रहा है, वो बिल्कुल मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। मुझे अपने घर वालों की इज्जत और सलामती हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। लिहाजा मुझे अपने अलहदा ही समझे। मैं अब एक कदम भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं हूँ। अगर वो मुझे चलने पर मजबूर करेगा तो इसका मतलब है इसके सिवा कुछ नहीं होगा कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इमरान अपने मखसूस शरीर लहजे में मुझे बुझाने और कैल करने के लिए बहुत सी कोशिश की, मगर पता नहीं आज क्या बात थी कि मैंने उसकी हर दलील को रद्द कर दिया और कहा कि मैं अपना रास्ता अभी और इसी वक्त इससे जुदा करना चाहता हूँ। मेरी आंखों में बार बार आंसू की नमी आ रही थी और अपने अहले खाना की परेशानियों का ख्याल मेरा खून जला रहा था। मैंने इमरान से बस एक ही बात कही। मैंने कहा, वो मैडम से कह कर मेरे इस सारे चक्कर से अलग कर दे। मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि मेरे अहले खाना भी घर वापस आ जाए, मगर तभी समझने की कोशिश करो। इमरान बोला, जो भी हुआ और जिस तरह भी हुआ, लेकिन हकीकत अब यही है कि तुम इस मामले में मुलव्वस हो चुके हो। ये लोग अब किसी सूरत तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। ना रहने दे। अगर हमें मरना है तो अपनी मर्जी से मरेंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं। तुम जिस तरह मुझे इस दलदल में धंसाते जा रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि हमारी मौत भी बदतरीन किस्म की हो जाएगी। मेरा लहजा हतमी था। काफ़ी देर बाद इमरान ने गहरी सांस ली और हारे हुए अंदाज में बोला, तुम पर मेरा कोई जोर नहीं है जिगर। मैंने तो उस पहली रात को ही तुमसे कह दिया था कि तुम मोटरसाइकिल से उतरकर जहाँ चाहे जा सकते हो। तुम इस वक्त उतर जाते तो बेहतर होता। बहरहाल अब भी मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगा। हाँ, इतना ज़रूर चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो। मुझे बस 2-3-4 दिन का वक्त दे दो। मैं सिराज के हवाले से मैडम से बात करूँगा। मुझे मैडम से इस बात की मुकम्मल गारंटी चाहिए कि सिराज या मजीद मिट्टू के चेले चांटे तुम्हें तंग नहीं करेंगे। लेकिन मैं 2-3 दिन से ज़्यादा किसी सूरत यहाँ नहीं रुकूंगा। मेरा लहजा एक बार फिर दो टोक हो गया। ठीक है, ठीक है। इमरान ने फिर ज़रा तवक्कुफ
सुराग लगा मैं तुम्हें इतला दे दूंगा। ठीक है, जो मेरी किस्मत में है वो हो जाएगा। मैं अपने घर वालों की सलामती दांव पर लगाकर सरवत को तलाश नहीं कर सकता। इस तवील गुफ्तगू के बाद मैंने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। दोपहर को इमरान मुझे बताए बगैर एक सुरकार में कहीं चला गया। 2-2.5 घंटे बाद वापस आ गया। वो कार खुद ड्राइव करके गया था। रात को मैं लग्जरी बेड पर लेटा देर तक सोच विचार करता रहा। मुझे इमरान और मैडम की गारंटी की कुछ ज़्यादा परवाह नहीं थी। ये अच्छी तरह बात मेरी समझ में आ गई थी कि मेरा मुस्तकबिल भी सरवत और नासिर भाई के मुस्तकबिल से मिलता जुलता है। मुझे भी अब हिजरत करना थी। हिजरत जो सदियों से जुल्म और जबर के रद्द अमल में की जाती है, इसके बहुत से दर्जे हैं। कुछ अजीम हिजरतें अजीम मकासद के लिए की जाती हैं, कुछ मामूली हिजरतें मुझ जैसे मामूली लोगों ने मामूली मकासद के लिए की। अब ये बात तो तय थी कि सेठ सिराज के हाथों मेरे ज़दोकोब होने वाला वाक़या अब कभी लोगों के ज़हनों से मिटेगा और ना मेरे अपने ज़हन से। इसलिए अपने घर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपने ज़हन में जो मनसूबाबंदी कर रहा था वो ये थी कि इमरान और उसकी ख़तरनाक मसरूफियात से पीछा छुड़ाने के बाद मैं अपने घर वालों के साथ जनूबी पंजाब या फिर सिंध के किसी शहर मुंतकिल हो जाऊँगा। 4-6 माह खामोशी से हालात का जायज़ा लूँगा और अगर सूरत हाल साजगार नज़र नहीं आई तो मकान वगैरह फ़रोख्त कर दूँगा। किराए का मकान कहीं भी लिया जा सकता था। आतिफ और फरा की पढ़ाई भी ऐसी नहीं थी कि इन्हें तलीमी और दारा तब्दील करने में कोई दुश्वारी पेश आती। 2 दिन में इसी डगर पर सोचते हुए मैंने गुजारे और मुझे अपनी मनसूबाबंदी में खासा वजन महसूस हुआ। मगर तीसरी सुबह एक बार फिर अंदेशे दिल में घर बनाने लगे। इमरान ने ये बात तो ठीक ही कही थी कि मैं इस सारे चक्कर में मुलव्वस हो चुका हूँ, तो क्या मैं मुलव्वस होने के बावजूद इन खतरनाक लोगों से दूर रहने में कामयाब हो पाऊँगा? और इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये था कि क्या मैं इमरान के बगैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर सकूँगा? मैं इस शख्स पर लाशौरी तौर पर बेपनाह एतमाद करने लगा था। किसी वक्त मुझे यूँ लगता था कि ये शख्स वो हर काम कर सकता है जिसे करने का ये इरादा कर ले। तो क्या किन फ़ैकून जैसी खुदादार सलाहियतें रखने वाला शख्स की पुरखलूस दोस्ती से महरूम होना दानिशमंदी थी? सुबह नाश्ते मैंने इमरान का चेहरा देखा। बेपनाह उसकी आंखों में उदासी की धुंधलाहट थी। उसने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और खिलाफ मामूल सो गया। अजीब जादू था उस शख्स में। वो हर किसी नाकस को अपने दायरे और असर में ले लेता था। शायद मैं भी उसके दायरे असर में आ चुका था। इसकी पुरखलूस मोहब्बत से महरूम होने का सोचकर मुझे अपने दिल की रगें टूटती महसूस हुई। वो क्या था, कौन था, कहाँ से आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। रात को मैंने फोन पर वालदा, फरा और आतिफ से भी बात की। मेरे अंदेशों ने के बरखिलाफ वालदा और फरा वगैरह परेशान नहीं थे, बल्कि मैंने पहली बार उनके लबो लहजे में तमानियत महसूस की। वालदा ने मुझे ये बताकर हैरान किया कि 3 रोज पहले इमरान खुद इन्हें नए घर में छोड़ कर गया है। वालदा ने कहा कि वो यहाँ ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान महसूस कर रही है। उन्होंने इमरान की बहुत तारीफ की और कहा, ऐसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं ताबी। इमरान की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से निकाल लेगा। बड़ा इत्मीनान है इसके अंदर। तुम तो मुझे कुछ बताते नहीं हो, लेकिन उसने कुछ बातें बताई हैं। इतने में फरहा ने वालदा से फ़ोन ले लिया और बोली, ताबिश भाई हमें ठीक कह रही है। इमरान भाई बड़े अच्छे हैं, बड़े ही अच्छे हैं। उन्होंने यहाँ हमारी हर सहूलत का ख्याल रखा है। सगे भाइयों की तरह मेरा माथा चूम रहे थे। लगता है कि इनके हाथ काफ़ी लंबे हैं। ऐसे लोग सेठ सिराज और थानेदार अशरफ जैसे लोगों से अच्छी तरह निपट सकते हैं। वैसे वो बता रहे थे कि उनका तल्लुक खुफिया पुलिस से है। क्या ये सही बात है? मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। इमरान ने खुफिया पुलिस वाला शोशा यहाँ भी छोड़ दिया था। इसकी कोई बात समझ में आने वाली नहीं थी। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, तुम्हारी क्लासेस का क्या हो रहा है? मैं कल गई थी भाई, अब अगले हफ्ते जाऊँगा। कैसे गई थी? जाना तो ड्राइवर के साथ था, मगर इस वक्त इत्तेफाक से इमरान भाई खुद आ गए। कहने लगे, चलो आज मैं जाऊंगा अपनी छोटी बहन के साथ। रास्ते में बिग स्टोर से 1,500-2 हज़ार की चॉकलेट्स लेकर दी। कहने लगे, वापसी पर ड्राइवर लेने आएगा। साथ में 2 गार्ड भी हो गए, मगर इनका गार्ड को देखकर परेशान न होना। ये सिर्फ तुम्हारी शान और शौकत बढ़ाने के लिए।
तसल्ली दे रहे थे कि छोटी छोटी परेशानियां हैं, जल्द ठीक हो जाएगी, फिर इन गार्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी, बहुत अच्छे हैं, इनके साथ होते हुए अजीब सी सिक्योरिटी महसूस होती है। फरहा ने इमरान के ज़ख्मियात के बारे में भी पूछा कि नहीं, ये चोट कैसे लगी, क्या इन्होंने किसी से मार पिटाई की है। मैंने बस गोल मोल सा जवाब दिया, मैं उसे क्या बताता। इस मौके पर वालदा ने एक बार फिर मेरी बहन फरहा से फ़ोन ले लिया और भाई आवाज़ में बोली, मैंने तेरे लिए बड़ी दुआएं मांगी हैं ताबी, रो रो कर अल्लाह से कहा है वो तेरी मुश्किलें आसान करे, तेरी मदद करे। मेरा दिल कहता है मेरी दुआएं कबूल होती हैं। तेरे इस दोस्त की शक्ल में अल्लाह ने तेरे लिए मदद भेजी है। तुम इसकी दोस्ती से मुंह मत मोड़ना। वो तेरे बारे में कुछ दुखी लग रहा था, कह रहा था ताबी मुझसे कुछ नाराज़ है। क्या तुम्हारे दरमियान कोई बात हो गई है? वालदा ने बड़े दर्द से पूछा।